शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग जो हिंदी के अंतर्गत व्यंजन वर्ड है उसको पढ़ रहे थे और उसके जो 3 श्रेणियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब आज की कक्षा में हम लोग एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जो प्राणतत्व के आधार पे और घोषत्व के आधार पे जो ध्वनियाँ होती हैं, जो वर्ड होते हैं, उनको हम देखेंगे, क्योंकि कभी कभी इससे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आज की कक्षा में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है, जो आपका फीडबैक हमको मिलता है, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम वही चीज़ें और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तब फिर हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आज की कक्षा में देखेंगे कि प्राणतत्व के आधार पर कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि कुछ वर्ड दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा प्राणतत्व के आधार पे, जो उसके 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। यहाँ पे लिखा है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण, अल्प का मतलब क्या होता है कि थोड़ा, और प्राण का मतलब क्या होता है कि बल। इसको बल भी कह सकते हैं कि जिसमें अल्प प्राण का मतलब हो गया कि जिसमें थोड़ा बल लगे, यानी जिस व्यंजन के उच्चारण में या जिस वर्ड के उच्चारण में हमें कम समय लगता हो या हमें कम बल लगाना पड़े, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? महा का मतलब होता है ज़्यादा और प्राण का मतलब होता है बल। जिस वर्ड को उच्चारित करने में हम ज़्यादा बल का प्रयोग करते हैं वह महाप्राण होता है। इसको आप देख लेंगे कि अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिस वर्ड को उच्चारित करने में हमें कम समय लगता है वह होता है अल्प प्राण, और जिस वर्ड को उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगता है उसको हम कहते हैं महाप्राण। ये तो इसकी सामान्य सा अर्थ था। इसको हम और अच्छे तरीके से देखने का प्रयत्न करेंगे कि पहले सर्वप्रथम हम अल्प प्राण को देखेंगे। तो यहाँ मैं 2 पॉइंट्स नोट किया हूँ, इससे आप चाहें तो अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे दोनों चीज़ हो जा रही है। आपको अर्थ भी बता दिया जा रहा है, समझा भी दिया जा रहा है और एक नोट्स भी दे दिया जा रहा है कि यदि आप इसे चाहें तो नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं और परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी जाती हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आपके लिए की जा रही है। हम देखेंगे कि अल्प प्राण में क्या होता है कि मैं बताया हूँ कि जिसमें अल्प और प्राण, इसको जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा अल्प और प्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है बल, यानी जिस वर्ड को उच्चारित करने में हमें कम बल लगाना पड़े, थोड़ा बल लगाना पड़े, वह होता है अल्प प्राण। देखेंगे कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिसके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। मैं आप लोगों को सारे व्यंजन वर्डों को लिख के बताया हूँ पिछली कक्षा में, कि उसका एक ग्राफ बनाया हूँ। इसका एक ट्रिक है कि प्रत्येक वर्ग का
पहला, जैसे क च ट त प, इन पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है, और जो चौथा और पांचवा वर्ण होता है वह महाप्राण होता है। इसका एक ट्रिक है कि क च ट त प जो 5 वर्ग हैं उनमें 135 यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और 45 यानी चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। देखेंगे इसको हम कि इसमें देखिए दिया है क, ग, अंग, यानी जब क वर्ग का जो वर्ण है उसमें क है, ग है और अंग है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। इसको 135 के माध्यम से ट्रिक बना के हम याद कर सकते हैं कि जो 135 होता है वह क्या होता है, अल्प प्राण, और जो 45 होता है वह महाप्राण, यानी कि जिसमें कम समय, जिसको उच्चरित करने में हमें थोड़ा समय लगता है वह अल्प प्राण होता है। ये क वर्ग के हैं। फिर च वर्ग में च, ज, य, ट वर्ग में ट, ड, ड़, त वर्ग में त, द, न, और फिर प वर्ग में आता है प, ब, म, और जो अंतस्थ व्यंजन हैं य, र, ल, व, जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आती हैं। अंतस्थ व्यंजन मैं पिछली कक्षा में आपको बताया हूँ कि 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये अल्प प्राण होते हैं। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे, य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन, अल्प प्राण और अर्धस्वर, यह तीनों होते हैं। तो इसको आप देख लेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो अल्प प्राण होते हैं। क वर्ग में क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ड़, त, द, न, और प, ब, म, और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण हैं। इसका ट्रिक मैं बता दिया कि 135 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। फिर अगला आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है कि जिस वर्ण को उच्चरित करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। महा का मतलब होता है ज़्यादा, और प्राण का मतलब होता है बल, यानी जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में हमें ज़्यादा समय लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं, और इसमें हकार जैसी ध्वनि होती है। इसको हम देखेंगे कि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, यानी इसमें हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। और जब आप अल्प प्राण की बात कर रहे थे तो उसमें श्वास कम मात्रा में निकलती थी, और इसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प, भ, और जो ऊष्म व्यंजन के चारों वर्ण हैं स, श, श, ह, ये भी सारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंग, यह क वर्ग के पांचों वर्ण हैं। क वर्ग के पांचों वर्ण हैं। अब इसके अंतर्गत हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें महाप्राण वर्ण कौन है और कौन अल्प प्राण है? तो मैं बताया हूँ कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है, और चौथा और दूसरा और चौथा जो होता है वह महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, यानी 24, 135 और 24। इसे ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है, श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे ख, घ, छ, झ, यह क वर्ग का है। इसमें आप देखेंगे कि क दूसरा है और घ चौथा वर्ण है। फिर इसमें भी आप देखेंगे कि च के बाद छ दूसरा,
फिर झ चौथा वर्ण, यानी पहले में 135, यानी याद कर लेंगे आप कि अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। इसको आप अच्छे से देखेंगे, इसके अंतर्गत महाप्राण में ऊष्म व्यंजन भी आते हैं जिसको उच्चारित करने में ज़्यादा समय लगता है। ये प्राण तत्व के आधार पे थे, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बताना अनिवार्य था, जो मैं बता दिया हूँ। अब हम देखेंगे घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे भी दो होते हैं, एक अघोष होता है और एक घोष होता है। उसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि घोषत्व के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी तक आप लोग प्राण तत्व के आधार पे देख रहे थे कि इनमें प्राण तत्व के आधार पे कौन से वर्ण हैं। अब हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर कि इसके अंतर्गत घोषत्व के आधार पे इसके दो रूप होते हैं, एक सघोष होता है और एक अघोष होता है। सघोष को हम घोष भी कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सघोष या फिर इसको हम घोष दोनों कह सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके अंतर्गत अघोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और घोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, इससे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक को भी पढ़ना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है और ये टॉपिक महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आपको कि प्राण तत्व के आधार पे और घोषत्व के आधार पे कितने वर्ण और कौन कौन से आते हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जा रही है। तो अब हम देखेंगे कि घोषत्व के आधार पे तो देखेंगे इसमें नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं होती वे अघोष कहलाती हैं। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो प्राण तत्व के आधार पे था, यानी जिसमें कम समय लगता था उसको अल्प प्राण कहते थे और जिसमें ज़्यादा समय लगता था उसको महाप्राण कहते थे। घोषत्व के आधार पे क्या है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारित करने में हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वह घोष होते हैं। यानी जब हम उन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने से हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो जाती हैं तो वो घोष के अंतर्गत आती हैं, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती वे अघोष कहलाती हैं। ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं होती वे अघोष कहलाते हैं। यानी कि जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने से हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो जाएं वह घोष होते हैं, और जिनको उच्चारित करने से हमारी स्वर तंत्रियों में झंकृति न हो वह अघोष कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि कौन से वह व्यंजन वर्ण हैं जो अघोष के अंतर्गत आते हैं और कौन से व्यंजन वर्ण हैं जो सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है अघोष। अघोष में क्या होता है कि जब हम व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं वो झंकृत नहीं होती। झंकृत से इतना तात्पर्य है कि वह आसानी से हमारे मुख से निकल जाती हैं, आसानी से उनका उच्चारण हो जाता है। इसका भी एक ट्रिक है कि इसमें जो पहला और दूसरा देखेंगे कि अघोष वर्ण का भी एक ट्रिक होता है कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि जो हम प्राण तत्व के आधार पे देख रहे थे तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण रहता था और दूसरा और चौथा महाप्राण, यानी 135 और 24, 135 और 24 इसमें अल्प प्राण रहता था और इसमें महाप्राण। यानी इससे इस नंबर से तात्पर्य ये है कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ऐसे होता था। इसका भी इसी प्रकार ट्रिक है कि इसमें जो अघोष होगा वह पहला और दूसरा, जो अघोष होगा वह पहला और दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष,
इसका भी तात्पर्य पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवें वर्ड से इसका भी तात्पर्य यही है। तो अघोष के अंतर्गत ऐसी व्यंजन वर्ण आएंगे जिनको उच्चारित करने से हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और जो ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ड आते थे उनको ह को छोड़ के श, ख, श, ये तीनों वर्ड आ जाएंगे। यानी ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ड आते थे, ह को छोड़ के बाकी तीनों अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी इनको उच्चारित करने से हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन, कोई झंकृति नहीं होगी। आप उच्चारित करके देख सकते हैं। यहाँ पे जितने वर्ड लिखे गए हैं ये क, च, ट, त, प, व, क, च, ट, त, प के जो पांचों वर्ण हैं उनमें पहला और दूसरा यानी पांचों वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को यहाँ देखेंगे क, ख, च, छ, तो यह घोष के अंतर्गत आते हैं। यानी इसे ट्रिक के माध्यम से हम 12 ऐसे याद कर सकते हैं, यानी पहला वर्ड और दूसरा वर्ड। फिर अब आता है अब आता है सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। इसको उच्चारित करने में हमारी स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं और इसमें क्या होता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है वह घोष होता है। ग, घ, अंग। जब ऐसे हम उच्चारित करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियाँ में कंपन होता है और इसमें झंकृति उत्पन्न होती है, तो ये घोष के अंतर्गत आएंगे। जैसे उच्चारित करेंगे आप ग, घ, अंग, फिर ज, झ, इय, फिर ड, ढ, ड़, फिर द, ध, न, फिर ब, भ, म। और जो इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे य, र, ल, व। यानी जो अंतस्थ व्यंजन हैं इनको अल्प प्राण और घोष यह दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हैं तो लगेगा कि आपको वाकई में ये लाभकारी है हमारे लिए और हमें इसे जानना चाहिए। इसलिए इन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही गहराई तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो और यहाँ ह भी आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे जो अंतस्थ व्यंजन का स, श, श है वह अघोष के अंतर्गत आता है और जो ह है वो घोष के अंतर्गत आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से याद रखेंगे और इसके ट्रिक भी मैंने बता दिए हैं। इसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर ये कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। फिर हम अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। और जब कुछ दिनों से हमने हिंदी व्याकरण की शुरुआत की है, आप शुरू से लेकर जब सारी वीडियो आपको देखेंगे तो निश्चित रूप से वर्णमाला से पूछे गए परीक्षाओं में प्रश्न आपके सही होंगे, गलत नहीं होंगे। यदि कहीं कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे और फिर हम अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। फिर हम कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।